नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा ही मुद्दा दिलचस्प और हैरान करने वाला है कि ऐसी जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आ रही हैं, मीडिया के अंदर भी आ रही हैं कि मोहन भागवत जी इस गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। भाई सुनने में बड़ा अजीब लगता है। आरएसएस और बीजेपी कोई अलग नहीं है। मोस्टली जितने भी लोग हैं बीजेपी के अंदर वो आरएसएस से आए हैं। और आज मोहन भागवत जी ने इलेक्शंस के टाइम पर भी आपने देखा कि आरएसएस वाले सड़कों पर आए ही नहीं मोदी जी की गवर्नमेंट को बचाने के लिए और उनकी कैंपेनिंग करने के लिए। अब इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, उसके बाद भी बड़ी उल्टी सीधी बातें हमने भागवत जी की तरफ से सुनी। मैंने कवर भी किया उसको, लेकिन गुस्सा नहीं आया कि हो सकता है कोई अंदर की बात हो। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे सड़कों पे ऊपर ये सारी चीजें आ गई हैं, ये लड़ाइयां आती जा रही हैं। मोहन भागवत जी, ऐसा मुझे लगता है, और सोशल मीडिया से भी कल भी मैं कई लोगों के पास बैठा हुआ था कि मोहन भागवत जी इस गवर्नमेंट को गिराने में लगे हैं और कहीं ना कहीं नितिन गडकरी भी गिराना चाहते हैं, या दोनों एक ही ताली के थाली के चट्टे पट्टे हैं। एक बड़े ही मशहूर राइटर उमेश अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं। बड़ी ही सटीक इनकी विश्लेषण होता है। आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, तो उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सर जी। सर, ये जो मोहन भागवत जी का जो ये सारा, जिसको पंजाबी में बोलते हैं स्यापा, ये क्या स्यापा डाल दिया इन्होंने कि भाई हिला के रख दिया है पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को इंडिया के अंदर। इसके अंदर पीछे कोई सच्चाई है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जानबूझकर आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक लड़ाई क्रिएट करने की, इनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, या वाकई ही आरएसएस या मोहन भागवत जी की तरफ से कुछ एक्चुअल कुछ हो रहा है? देखिए, मोदी जी ने जब 2014 में आए थे, उन्होंने एक रूल सेट किया था कि 75 साल होने के बाद आप मार्गदर्शक मंडली में चले जाएंगे। और कल मोदी जी का बर्थडे था 17 सितंबर 2024 को। ही वॉज 74 ईयर्स। तो मीन्स एज पर द रूल उन्होंने जो बनाया था, ही हैज टू रिटायर ऑन 17 सितंबर 2025। और उसी दिन, एक दो दिन पहले, नितिन गडकरी जी का बयान आता है कि कोई कांग्रेस लीडर ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर की थी। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये खटाव अभी से नहीं है, ये 2023 से ये चालू हो चुका था। जब मुझे लगता है कि बीजेपी के और आरएसएस के बीच में प्रॉब्लम चालू हुआ राम जन्मभूमि के ऊपर, उद्घाटन के ऊपर, उसमें भी मेरे हिसाब से मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने बॉलीवुड के भांडों को बुला के पे जो लोग थे, जैसे मैंने ये भी देखा कि एल के अडवाणी जी के घर से कोई नहीं आया था, बहुत सारे शंकराचार्य को इग्नोर किया गया था, सारा फुटेज प्राइम मिनिस्टर ने खुद लिया था। ठीक है, तो इस तरह से कई साधु संतों को फर्क पड़ा था और ये एक तरह से पेंटअप एंगर हो गया था। और इसमें हर्षवर्धन जी ने एक बहुत ही आग में घी का काम किया था जब उन्होंने बोल दिया था कि आरएसएस की हमें जरूरत ही नहीं। ठीक है, और आपको मालूम पड़ गया उससे क्या हुआ था। बीजेपी जो 350 400 का अनुमान लगा रही थी, वो 240 सीट पे आ गए थे। देखिए, वोट बैंक बीजेपी का घटा नहीं है। लास्ट टाइम उनको आया था 37.5% वोट शेयर 2019 में, और अब आया है 36.8। तो एक तरह से सैचुरेशन लिमिट आ गई है कि इसके बगैर आप इसके ऊपर जा नहीं सकते। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इनके बीच में जो खटाव है बहुत दिनों से चल रहा है और अभी चालू हो गया है। और सब लोग चाहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बने। इसमें 3 नाम बहुत ऊपर आ रहे हैं। एक तो है अमित शाह, सेकेंड है योगी आदित्यनाथ, और ये एक थर्ड है नितिन गडकरी। देखिए, योगी आदित्यनाथ का तो ऐसा है कि उनने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रखने की इजाजत नहीं थी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, जो उन्हें फ्री हैंड दिया आफ्टर द रिजल्ट। जो रिजल्ट हम सोच रहे थे कि बीजेपी को 70 सीट आएगी, 33 सीट आई। तो आप देख लीजिए, यूपी में 400 सीट है, 33 सीट आई है, तो मतलब आप 165 सीट पे जीते और 235 सीटों पे हारे। योगी आदित्यनाथ को आपने फ्री हैंड नहीं दिया। सेकेंड, अमित शाह जी ने क्या किया, उन्होंने सारा चीज माइक्रो मैनेज और कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने ही हैड ट्राई टू कंट्रोल योगी जी सो दैट यूपी से इतने सारे सांसद ना आए जो फ्यूचर में अमित शाह के प्राइम मिनिस्टर एम्बिशंस को वो लोग चैलेंज कर सके। और थर्ड, अगर आप देखें तो नितिन गडकरी जी बहुत ज्यादा बयान दे रहे हैं कि उन्होंने ये बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी है,
भाई साहब, आपको अपनी मिनिस्ट्री देखनी चाहिए. यू आर नॉट सपोज टू मेक कमेंट्स ऑन जीएसटी. जीएसटी के जो डिसीजंस होते हैं, इट इज बीइंग टेकन बाय द फिनांस मिनिस्ट्री एंड फिनांस मिनिस्टर एंड द फिनांस मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट. तो दिस इज अ यूनानिमस डिसीजन और एक कंसेंसस से होता है. तो आप ब्लेम करते हो प्राइम मिनिस्टर को फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस एंड जीएसटी. आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों कर रहे हो? अभी मैं आता हूं, आपको बीजेपी के वोट शेयर के बारे में बता रहा हूँ. 36 to 37 वोट शेयर परसेंटेज है. उन देखिए, इसके अंदर तीन भाग है. 20% जो वोट शेयर है बीजेपी का 37% में से, वो हिंदुत्व का वोट बैंक है. मतलब आप किसी को भी खड़ा कर लीजिए, वो लोग उसी को वोट करेंगे. और एक 5-6% वैसे लोग हैं जो अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वाजपेयी एरा के लोगों से के साथ जुड़े हुए हैं. जो एडिशनल 11 to 12% वोट शेयर आया है बीजेपी को, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द करिश्मा ऑफ नरेंद्र मोदी. और आपने देख लिया है 2024 में भी 36 to 37% तक आप रुक गए. You needed at least 40 to 42% of the vote share to convert this 240 into 360. वो क्यों नहीं हुआ? वो इसके लिए नहीं हुआ कि you never allowed any other leader to come behind मोदी. आपने देख लिया, अमित शाह ने ट्राई किया योगी आदित्यनाथ को कर्टेल करने के लिए. तो ये 3-4% एडिशनल वोट शेयर योगी आदित्यनाथ का आता, जो बीजेपी के कलेक्टिव वोट शेयर में बढ़ता, तो ये 40% होता और बीजेपी को 360 सीट आती. पर ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को. यहाँ पे एक बहुत बड़ी रस्साकसी चल रही है बीजेपी में कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. नाउ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ऐसा है कि मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए 2025 में. आई नो इट इज वेरी अर्ली, हमें ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट अगर हमारे लीडर्स ही अगर बरोबर बयान नहीं थे, देन द पब्लिक नीड्स टू आस्क दैट. भले ही भागवत जी हो, भले ही मोदी जी हो, भले ही अमित शाह जी हो, भले ही योगी आदित्यनाथ जी हो, क्यों नहीं? Why should we not ask them? We look up at them. BJP is a party of crores of party men. कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए. We cannot allow कि अगर जो 2004 में हुआ था, सुदर्शन जी और वाजपेयी जी के बीच में डिफरेंसेस के कारण 10 साल कांग्रेस रही. क्या कर लिया आरएसएस ने? आप ये बताइए कि 2014 से पहले आरएसएस अपनी खुद की नागपुर की सीट कितनी बार जीत सकती थी? तो ये करिश्मा है मोदी जी का, और मोदी जी बने हैं आरएसएस में, ये भागवत जी को समझना पड़ेगा. और एक तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है कि मोदी जी रिजाइन करे. एक तरह से सुब्रमण्यम स्वामी भी अभी चालू हो चुके हैं. एक तरफ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेजिम चेंज ऑपरेशन चल रहा है बांग्लादेश में. यहाँ पे राहुल गांधी को सोरेस बुला रहे हैं, इल्हान ओमर बुला रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लीडर्स ये सब बयान दे रहे हैं. देखिए, मैं ये भी चाहता हूं कि अमित शाह जी बांग्लादेश में ज्यादा ध्यान दें, उत्तर प्रदेश पर नहीं. ठीक है, जरूरी बीजेपी के अंदर भी है सामंजस्य रखने की, बीजेपी आरएसएस के अंदर भी जरूरत है. दोनों साथ में रहे तो बीजेपी कभी भी 300 सीट के नीचे नहीं आ सकती. 8 लीडर के नाम बता देता हूं, अगर ये बरोबर काम करे तो बीजेपी 400 आराम से पार हो सकती है. नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह, राजनाथ सिंह, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, और एक दो लीडर है, ये 8, नितिन गडकरी, ये सब लीडर्स अगर साथ से काम करे तो बीजेपी 400 से नीचे जा ही नहीं सकती. आप सोचिए, 2 करोड़ स्वयं सेवक काम करते हैं, अनपेड वर्कर्स है, उनको पैसा नहीं देते हैं. अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी बीजेपी के साथ लग जाए तो हिंदी हार्टलैंड में 2014 और 2019 को रिपीट किया जा सकता है, जो इस बार नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये है कि मेरे हिसाब से ये है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी और आरएसएस टकराव के मोड में, और एक ईगो क्लैश चल रहा है बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड मोहन भागवत. सर मुझे अच्छी बताइए, ईगो क्लैश है, दिखता है. क्या मोदी जी को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं? क्या मोदी जी को नहीं मालूम कि आरएसएस के बिना वो जीत नहीं सकते? अभी तक हमेशा आरएसएस ने ही सपोर्ट किया है, तभी जीते हैं. क्या मोहन भागवत जी के इतने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हो गए कि आपकी 1000 साल के बाद दूसरी बार गलती से गवर्नमेंट बन गई है? पिछली बार वाजपेयी जी की बनी थी, इस बार मोदी जी के अंडर बनी है. आप उसको दाव पे लगा दिया मोदी जी की अकल को ठिकाने लगाने के लिए कि तुसी हमारे बिना कुछ कर नहीं सकते, हम आपको आपकी औकात दिखाते हैं. मोदी जी मोहन भागवत को अपनी औकात दिखाना चाहते थे और मोहन भागवत जी ने खेल कर दिया. क्या इस तरह से आपको नहीं लगता वी आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ कांग्रेस
और इस कंट्री में शरिया लॉ लेके आने की हम बातें बोलते हैं। और राहुल गांधी के पास इस बार अगर सत्ता आ गई, वो सनातनियों को खत्म करेगा। उसने पहले बोल दिया, श्री राम जय श्री राम बोलने वालों को भूखे मारूंगा मैं, और आपसे छीन कर सब कुछ वो बाकियों को देने वाला है। क्या मोहन भागवत जी और मोदी जी की ईगो क्लैश में आप कंट्री को दांव पे लगा देंगे? फिर राष्ट्रवादी कहाँ चले गए सर? जो राष्ट्रवाद था आपका वो कहाँ चला गया? तो ये सब पूछना पड़ेगा ना। बीजेपी में देखिए 3 टाइप के लोग हैं। एक तो है आरएसएस के जो सपोर्टर्स हैं, भागवत जी जो भी बोले वो उनकी बात मानते हैं। एक है मोदी अंधभक्त, जो मोदी जी बोलते हैं उनकी बात मानते हैं। हम लीडर्स को क्वेश्चन नहीं करते, क्यों नहीं करते, पहले वो सोचिए। आज ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कोठारी ब्रदर्स ने, जिन्होंने अपनी जान लगाई थी राम मंदिर के लिए, आप उनके नाम से भाषण जरूर देते हैं, पर उनके आइडियल्स पे चल रहे हैं क्या? आज आज बीजेपी वैसी है क्या जो वाजपेयी एरा की थी? आज यहाँ पे हम देखते हैं कि बीजेपी का आईटी विंग यूजलेस है, कुछ नहीं करता है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आपके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आपको एक चीज बता देता हूँ, ओबामा ने यूएस में हेल्थ केयर स्कीम इंट्रोड्यूस किया था, उसको ओबामा केयर बोला गया था। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा आयुष्मान भारत योजना, एक हेल्थ केयर स्कीम चलाई गई थी। कितने लोगों ने इसको इलेक्शन के दौरान प्रचार किया था? कितने लोगों ने इसको मोदी केयर के नाम से किया था? इट्स अ बैंकरप्सी ऑफ आइडियाज। मतलब आपने अच्छे काम किए हैं, but you were not able to sell it across to your electorate. This is what that is happening. बीजेपी is right now on the war path of destruction. मतलब दोनों आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश में कर रहे हैं। एंड इट इज अ हाई टाइम कि पब्लिक में चर्चा हो। आपके पास समन्वय समिति है, देन यू शुड बी टॉकिंग ऑल दिस इनसाइड द क्लोज कॉरिडोर। मीडिया में स्टेटमेंट नहीं देना होता है। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू एज वेल। अगर आप मीडिया में बोलोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव टू लिसन टू पीपल। आपको अपनी चीजें समझ में आनी चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एंड अदर थिंग्स, वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज करते रहते हैं। वो आपको फैक्ट्स नहीं बताते, ना आपको डेटा देते हैं। और हम यहाँ पे आपको डेटा भी दे रहे हैं। आज से 1 साल पहले मैंने टारगेट दिया था, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। मैंने ये भी बोला था कि देयर विल बी ए कंजर्वेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक टारगेट फॉर बीजेपी। कंजर्वेटिव मैंने 240 सीट दिया था, ऑप्टिमिस्टिक 380 सीट दिया था। तो मेरा कंजर्वेटिव टारगेट वाज अचीव्ड थैंक्स टू मोदी जी एंड भागवत जी। एंड मेरा ये भी मानना है कि शुड मोदी जी रिजाइन एट 75? आई डोंट थिंक सो। मोदी जी को नहीं करना चाहिए। विदाउट मोदी जी बीजेपी विल कम डाउन टू 160 टू 170 सीट। ये मेरा प्रेडिक्शन है। सेकेंड, बीजेपी अभी जो भी नया लीडर आएगा, ही विल अंडू द वर्क ऑफ मोदी जी। तो एंड आप ये देख रहे हैं कि बाहर अपने बांग्लादेश में सब जगह रेजिम चेंज ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम हर जगह पहुंच चुके हैं, सब जगह डॉक्यूमेंटेड हो गया है। ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू शो देयर वो अपना एक तरह से बताना चाहते हैं कि हम कितने ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपकी सरकार सत्ता में नहीं रही तो आप कहाँ जाओगे? बंगाल जैसा सिचुएशन हर जगह हो जाएगा। जो बंगाल में हिंदुओं का हाल है वो सब जगह होने वाला है। ये कोई सोच नहीं रहा है। और सारे लीडर्स अपने ईगो को मसाज करने में लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी, इंक्लूडिंग भागवत जी, इंक्लूडिंग अमित शाह जी। आई विल डेफिनेटली अपलॉड योगी जी टू कीप क्वाइट। वो अपना काम करते जा रहे हैं। आज भी बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं अनऑथराइज बिल्डिंग्स के ऊपर। बट मेरा एक चीज मानना है कि बांग्लादेश से इतने सारे रोहिंग्या आए कैसे? 2014 से तो आपकी सरकार थी। 10 साल से आपने फेंसिंग क्यों नहीं किया बॉर्डर में? कैसे वो लोग उत्तराखंड में आ गए? इज इट नॉट अ फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर? Why can't we ask these solid questions from the Home Minister himself? अगर आपको देखिए सर, एक और एक चीज, नितिन गडकरी का मिनिस्ट्री की बात बताऊंगा। 2022 में रिकॉर्डेड एफआईआर डेथ्स, रोड डेथ्स इन इंडिया इज अराउंड 1,70,000। दैट इज 469 डेथ्स पर ईयर। तो आप ये देखिए, आप अपने क्वालिटी ऑफ रोड्स सुधारिए,
जीएसटी के इश्यूज के लिए फिनांस मिनिस्टर है, वो देख लेंगे। और अगर आपको किसी ने ऑफर भी दिया है तो आपको पब्लिकली बोलने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। सर उमेश जी, आपने मुद्दे तो बड़े सटीक जो होते हैं वो टच कर दिए। नितिन गडकरी को नहीं बोलना चाहिए था, टाइमिंग गलत थी। मोदी जी के बर्थडे के एक दिन इन्होंने सारी चीज़ें बोली हैं। वो ऑफर कहाँ से आई है उन्होंने उसको भी क्लियर नहीं किया है, ये कांग्रेस की तरफ से है, बीजेपी के अंदर की तरफ से है, वो चीज़ें भी कुछ क्लियर होने वाली हैं। बट मैटर क्या है? मैटर है मोदी जी और भागवत जी की लड़ाई और ईगो क्लैश में क्या हमारे फ्यूचर का ये सौदा करने वाले हैं? क्योंकि इनकी लड़ाइयां सड़कों पे आ गई हैं। हरियाणा में क्या होने वाला है अगले इलेक्शंस में, वी नो इट। महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, सब जगह पे तो आप अपनी जो पोजीशन है उसे लूज करते जा रहे हैं। सर इस तरह से डू यू थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड? और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम अपने गुरु बन नहीं पाए। आपने बरोबर बता दिया। अगर मुझे यही लगता है कि आप हर जगह हारने वाले हैं। आप हरियाणा पक्का आपसे हाथ से जाने वाला है। महाराष्ट्र इंटरनल सर्वेस बता रहा है लोगों का कि द एंटायर जो बीजेपी का अलायंस है, एनडीए का अलायंस है, वो 100 सीट लाते तो बड़ी बात है, 288 में से। झारखंड हम्म। भले ही जीत जाए, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ जेएमएम मिसरूट। बीजेपी का कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं। ठीक है। और अगर बात आए दिल्ली का, दिल्ली में अगर बहुत लोग बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा को बनाओ एज अ फेस ऑफ चीफ मिनिस्टर फेस। मेरा मानना है कि आप रैबिड एलिमेंट्स को दूर रखिए। जैसे आपने नुपुर शर्मा को आगे किया, द एंटायर ऑपोजिशन विल कॉपल अगेंस्ट यू। वहां पे आपको रखना है तो बंसुरी स्वराज को रखिए। शी हैज एन वेरी काम कंपोजर है। उनके अंदर एक तरह से बोलने के, उन्हें मालूम है कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है। तो यहाँ पे यू नीड टू हैव पीपल लाइक बंसुरी स्वराज हु टू बी प्रमोटेड। हरियाणा में एक मैस हो रहा है, बट हरियाणा में एक प्रॉब्लम ये होता है कि कैसे भी है बीजेपी आ जाएगी वहां पे, कुछ भी जोड़ तोड़ करके आ सकती है, बट इट विल नॉट बी आउटस्टैंडिंग विक्ट्री। मेरा ये मानना है। हम्म। महाराष्ट्र इज अ बॉर्न केस। अगर 100 सीट आ जाए द एंटायर एनडीए को, तो बहुत बड़ी बात है। और आगे जाके यूपी जो 2027 का इलेक्शन है, दैट इज टू बी, ये एक सेमीफाइनल है 2029 लोकसभा इलेक्शन के लिए। यहाँ पे वी हैव टू इंश्योर कि बाबा जी को जिताना चाहिए। वी नीड टू इंश्योर कि हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। ये हमने कोविड के टाइम पे भी देख ली कि कैसे बरखा दत्त ने वहां पे जाके, वाराणसी के घाटों पे जाके वहां पे रिपोर्टिंग की थी। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं अभी होगी यूपी में। तो वी हैव टू स्पीक अबाउट इट। वी हैव टू स्पीक अबाउट द इंटेंशंस ऑफ द लीडर्स। लेट द पब्लिक डिसाइड। नो, आज उनके पास भी जाने हम्म। दीजिए। लोगों को पूछने दीजिए ना कि गडकरी जी आप ये क्यों कर रहे हैं। हम्म। बस। बट उमेश जी, एक तो हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी की लड़ाइयां हैं हमें दिखती हैं। फ्रॉम अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक वी शुड बी डूइंग ताकि ये चीज़ हमारे घर तक ना पहुंचे? क्योंकि सेक मुझे कंट्री के अंदर, मैं अभी कम भारत में हूँ, मुझे ये जो सारी नेगेटिविटी है मैं सारी फर्स्ट हैंड मैं देखने आया था और दिख रही है। हम क्या कर सकते हैं इसको, चीज़ को रिवर्स करने के लिए? देखिए, यू हैव टू, को ये इंटेंशन जानना जरूरी है कि लीडर्स बयान क्यों दे रहे हैं। सेकेंड, अगर गवर्नमेंट अगर काम बरोबर नहीं करती है तो क्रिटिसाइज करिए, भले ही प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, फिनांस मिनिस्टर हो, कुछ भी हो। और सेकेंड, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर रिस्पॉन्सिबल है तो स्पेसिफिक उस आदमी को पकड़िए। ऐसा नहीं है कि हर चीज आप मोदी जी के ऊपर डाल सकते हो। मोदी जी इज हम्म। नाउ टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। वहां पे एक पीस मेकर की भूमिका निभा रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में। ही इज ट्राइंग टू फाइट द एक्सटर्नल एनिमीज ऑल्सो। तो अगर कुछ काम नहीं हुआ तो यहाँ पे जो कंसर्न मिनिस्टर है उसके ऊपर ब्लेम डालिए। सब काम मोदी हम्म। गवर्नमेंट ने किया है। अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है तो मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। सड़क बरोबर नहीं है तो कॉर्पोरेशन के अंदर आता है तो उसके लिए भी मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। सब चीज मोदी गवर्नमेंट करेगा तो आप क्या, बाकी विधायक और कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं? तो वो हमें बिल्कुल वो बात। एक, वी हैव टू वी हैव टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन दैट स्पेसिफिक पर्सन, और उसके ऊपर डिबेट करना चाहिए। आई एम अगेंस्ट ये हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बट वी हैव टू सी कि अगर वेस्ट बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं, वी हैव टू क्लासिफाई देम एज रोहिंग्या मुस्लिम एंड इंडियन मुस्लिम।
एंड वी डोंट नीड टू टारगेट द इंडियन मुस्लिम स्पेसिफिकली। जो बयानबाजी आती है बीजेपी की वो पूरे मुस्लिम्स को आती है। तो आप ही हम्म। जाके अपने ही मुसलमान भाइयों को अपने खिलाफ करते हो। यू बी वेरी स्पेसिफिक कि बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुस्लिम हमें नहीं चाहिए, भारतीय मुस्लिम हमको चाहिए। ये हम्म। स्ट्रिक्ट लाइन क्यों नहीं अपनाते, मुझे ये समझ में नहीं आता है। सही बात है सर। देखिए, वो जो चीज़ें हैं वो बॉर्डर लेवल पर हैं, लेकिन जो इंटरनल रिफ्ट है मोदी जी का और भागवत जी का, ये मुझे परेशान कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है ये हमारा जो पूरा फैब्रिक है, जिसको बोलते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट का फैब्रिक है, ये इसे ही जला अपने ही हाथों से, अपने ईगो क्लैशेस में उस पूरे फैब्रिक को ये जलाते जा रहे हैं। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, हम इतने हजारों सालों के बाद अपनी गवर्नमेंट आई, हमने इतने पागल हो गए हैं हम सत्ता के लिए कि हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी सर। देखिए, ये जो भी हो रहा है ना, अच्छा है कि अभी हो रहा है। एज सुन एज द गवर्नमेंट हैज फॉर्म, अभी 3 महीने ही हुए हैं, 4 महीने, 4 साल 9 महीने बाकी है। तब तक इनको सबक मिल जाएगा, महाराष्ट्र और सब जगह सब अक्कल आ जाएगी। और सेकेंड, एक चीज नोट कर लीजिए कि मोदी जी रिएक्ट ही नहीं कर रहे। इन अ ट्रू स्टाइल एज अ प्राइम मिनिस्टर ही इज फंक्शनिंग एज अ वेरी ग्रेट लीडर। सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक तो सुब्रमण्यम स्वामी के आ रहे हैं, नितिन गडकरी के आ रहे हैं, भागवत जी के भी आ रहे हैं। चलो, आपने बोल दिया, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, आपको मीडिया का कितना चस्का क्यों चढ़ गया है? आप 100 साल, हम्म। नेक्स्ट ईयर 100 years ऑफ आरएसएस के सेंटेनरी सेलिब्रेशन होने वाला है। 1925 में आरएसएस फॉर्म हुई थी। 100 साल में एक मेच्योरिटी आनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो दिख नहीं रही है मुझे। I was really happy when I came to know that next year we will be celebrating the centenary year of RSS. But certainly with such statements by Bhagwat ji and Nitin Gadkari ji, I am really disappointed. और हम्म। ये बोलते हैं कि हम चलिए सर। हिंदुत्व, और ये बोलते भी हैं कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, वी आर द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन। बट आप कर क्या रहे हो? अभी वक्फ बोर्ड के लिए कितने कितने स्वयं सेवक ने बाहर आके, कितने लोगों ने कैंपेन करके वो सिग्नेचर कैंपेन करवाया? आपने देखा क्या किसी को? मैंने नहीं देखा। नो। और ये मुझे एक संघ के कार्यकर्ता नहीं बताया था, जो स्वयं सेवक हैं, वो खुद अभी भागवत जी से नाराज है। नाम नहीं बोल सकता हूँ, बट वो अंदर ही अंदर बोल रहे हैं कि उनके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। हम्म। ये संघ के कार्यकर्ता नहीं बोल सकते। हम बीजेपी के, न तो आई एम एसोसिएटेड विद बीजेपी, नाइदर आई एम एसोसिएटेड विद आरएसएस, बट यस, बीजेपी इज माय फेवरेट पार्टी, नरेंद्र मोदी इज माय फेवरेट लीडर। बट यस, आई डू क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो बिकॉज ही इज माय प्राइम मिनिस्टर। तो ट्रू ऐसा नहीं ट्रू है ट्रू। कि मैं मोदी जी का क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैं कांग्रेस का हो चुका हूँ। ही इज माय प्राइम मिनिस्टर, आई विल क्रिटिसाइज, आई विल एक्सपेक्ट हिम टू थिंग्स टू डू बेटर। ये अप्रोच चाहिए मुझे सबसे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड इज वेलकम्ड एंड होना भी चाहिए, सो दैट इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये हमारी लाइफ को टच करता है। इनकी एक एक डिसीजन, एक एक मूव हमारे फ्यूचर को या तो क्रिएट करेगी या डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए आई एम हैप्पी, मैं आज आपके साथ ये शो किया है, इसको और आगे लेके चलेंगे। एंड व्हाट विल डू इज़ दैट, सॉरी आपका मोबाइल आ रहा था, मैं आपके म्यूट कर दिया है। तो व्हाट विल डू इज़ दैट, इसको और डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। इट इज़ रियली, जिसको बोलते हैं कि हार्ट ब्रेकिंग टू सी अ रिफ्ट ऑन द रोड्स इन बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस। और मुझे लगता है अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो शरिया लॉ इस कंट्री में आता हुआ मुझे दिखाई देता है, अगर ये रिफ्ट को जल्दी से रिजॉल्व नहीं किया गया। मोदी जी हैं, चुपके से काम करते हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि मोदी जी चाइना को बॉर्डर से धकेल सकते हैं, धकेल दिया है, एक गोली नहीं चलने दी। और यही मोदी जी का खासियत है। मुझे लगता है कि जो ये रिफ्ट है जो सड़कों के ऊपर है, वो भी मोदी जी सॉल्व कर लेंगे। इतने ईगो वाले आदमी नहीं है। कंट्री फर्स्ट का नारा है, और आरएसएस का भी नेशन फर्स्ट इनकी तो फिलॉसफी है। सबसे बड़ी नेशन, उसके बाद पार्टी, उसके बाद आदमी। और आज उल्टा हो गया है, नेशन पीछे हो गया, आदमी आगे आ गया, इसीलिए रिफ्ट है। आपको क्या लगता है सर, आखिरी कमेंट? देखिए, एक ही चीज है कि गवर्नमेंट में अमित शाह को कंसंट्रेट करना चाहिए बांग्लादेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं। सेकंड, संघ में भागवत जी को देखना चाहिए कि वो 100 साल की अपनी सेंटिनरी सेलिब्रेशन बनाए। हिंदुत्व को सारे जो एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक साथ जोड़े रखे गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट के जो अच्छे काम हैं वो लोगों को पहुंचाए।
और मोदी जी को भी चाहिए कि वो जो करिकुलम है, एजुकेशनल करिकुलम, उसके अंदर जो हमारी हिस्टोरिकल चीजें हैं वो इनकॉर्पोरेट जल्दी करिए। ये बहुत जरूरी है दोनों की तरफ से। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरवाइंड, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। बस। मैं जी बिल्कुल परफेक्ट क्लोजिंग है और यही काम होना चाहिए। मुझे लगता है पीपल लाइक यू एंड मी ऑल्सो शुड स्टार्ट वर्किंग। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी इतनी पहुंच है, बट थ्रू दिस वीडियोस वी आर ट्राइंग टू सेंड अ क्लियर मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि बोथ भागवत जी और मोदी जी को अभी ब्रिजेस जलाने का टाइम नहीं है, बिल्ड करने का टाइम है बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी। और दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर इन ब्रिजेस को दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, तभी कंट्री बच सकती है, वरना डेफिनेटली कांग्रेस होगी, तो और रेडी है। डेफिनेटली होगी। और ये जो झगड़े हैं, अच्छा है अभी हो रहा है, डिफरेंसेस आना भी चाहिए, और अगर बाहर आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी निकलता है। ये एक तरह से लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस एक्सपेक्टेशन, एंड वी कैन होप दैट 400 पार 2029 में पक्का होगा। सर आपके मुंह में घी चक्कर। इसी के साथ जय श्री राम। अगली बार दोबारा मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। या श्योर, थैंक यू सर। थैंक यू।